We are solving the first paper, that is June 2020 variant 1. S1 का पेपर है, इससे आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। The question says, the score when two fair six-sided dice are thrown is the sum of the two numbers on the upper faces. Show that the probability that the score is 4 is 1/12. ये पहला पार्ट है, अंडरलाइन करना स्टार्ट करते हैं। Probability score is 4. उसके बाद the two dice are thrown repeatedly until, वही कीवर्ड आ गया, until a score of 4 is obtained. The number of throws taken is denoted by the random variable x. Find the mean of x. फिर इसके बाद कह रहे find the probability that the score of 4 is obtained on the 6th throw. छठे थ्रो में आपको सक्सेस मिलेगी। Find probability x is lesser than 8. अब ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने पहले सुकून से पढ़ ली। और क्वेश्चन किस बारे में है? क्वेश्चन इस बारे में है कि आपका जो है when two fair six-sided dice is thrown, the sum of the two numbers on the upper faces. ठीक है, अब यहां पर लोग सारी प्रोबेबिलिटीज एक साथ निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा जो आपका फोकस है वो आपका फोकस है स्कोर ऑफ 4। वो कैसे आएगा? पहले तो है 6/6, दैट इज 36 पॉसिबिलिटीज। अब मैं आंसर से भी हेल्प ले सकता हूं। 1/12 is the same thing as 2/24, is the same thing as 3/36. 36 possibilities है, इसलिए कि 6-sided dice है। नीचे 36 आया, ऊपर 3 आना चाहिए। कैसे 3 आएगा? 1,3 का स्कोर सम जो है वो 4 है, 3,1 का सम भी 4 है, 2,2 का सम भी 4 है। So therefore there are 3 options available. तो ये 3 ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/36 यानी कि 1/12। ये हो गया पहला पार्ट। अब ये कह रहे हैं the two dice are thrown repeatedly until a score of 4 is obtained. तो ये until के लफ्ज से पता चला कि ये सवाल जो है ये है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। So X follows a geometric probability distribution with a probability of success probability of success P है। अब यहां पे probability of success वही है जो पहले पार्ट में। तो ये वाला जो आप इसको यूं लिखेंगे, this is 1/12। अब ये मीन पूछ रहा है, मीन का मतलब है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन is 1/P. This is 1 divided by 1/12, which comes out to be 12. That is the expected value. ये वाली चीज भी डन हो गई। अब क्या कह रहे हैं? Find the probability that the score of 4 is obtained on the 6th throw. अब यहां पे आपका इसका मतलब ये है कि 5 मर्तबा फेलियर होगा और छठी मर्तबा सक्सेस होगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/12 और 5 मर्तबा फेलियर, दैट इज 11/12 रेज टू पावर ऑफ 5। मुझे फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है, आखिर में सक्सेस होता है। और अगर यहाँ 6 लिखा है तो पावर ऑफ 5 वुड बी फॉर फेलियर। सीधा सीधा इससे आंसर आ गया। अब ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x is less than 8। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं ज्योमेट्रिक का जो हमने वर्किंग की थी, और वो 2 वर्किंग बड़ी काम की है जो यहां लिखी हुई है। नीचे भी लिखी हुई है, ऊपर भी लिखी हुई है। Probability x is less than or equal to n is 1 minus failure raised to power of n. Probability x greater than n is q raised to power of n. और इसकी हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग वगैरह सब कुछ समझी थी, सारी इसकी एग्जाम्पल समझी थी, और हम लोगों ने ज्योमेट्रिक से इसको लिंक किया था। तो यहाँ पर जो आपका सवाल है वो ये है कि probability x is lesser than 8. So that is probability x is lesser than or equal to 7, which is 1 minus q raised to power of 7, which is 1 minus 11/12 raised to power of 7, और इसकी बेसिस पे आंसर निकल आए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है
जो कि क्वेश्चन था ज्योमेट्रिक का, वो हमने कंफर्टेबली डन कर दिया। अच्छा जी, मेरा जहां तक ख्याल है हमने लेक्चर स्टार्ट किया था 10:08 पे, तो शायद 2-3 मिनट हुए और हमने ये वर्किंग की। अब दूसरा क्वेश्चन किस चीज का आता है, इसको हाईलाइट कर लें। दूसरा क्वेश्चन आता है पर्म्स एंड कॉम्स का। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें से पर्म्स कितना है और कॉम्स कितना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर था ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सुकून से आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। इसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। जब अरेंजमेंट्स की बात आती है तो ये क्वेश्चन होता है परमिटेशन का। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड ज्वेलरी, इन विच ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, एंड सो ऑन। अगला पार्ट भी जो है वो अरेंजमेंट का ही है, तो ये भी परमिटेशन का ही सवाल है। ठीक है, और इसमें दो ही पार्ट्स है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ परमिटेशन का सवाल। अब पहला काम आप ये करें कि जब भी इस तरह का वर्ड आता है जिसमें कोई भी आइडेंटिकल अल्फाबेट्स होते हैं, तो आप इसको यूं लिखेंगे JEWELLERNY। आपके पास क्या आया, आपके पास 3 ईज आए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 2 एल्स आए, और आपके पास 5 अलग लफ्ज आए या 4 अलग आए, JWRY। डबल चेक कर ले, 9 अल्फाबेट्स है। अब ये कह रहे हैं द 3 ईज आर टुगेदर एंड द 2 एल्स आर टुगेदर। तो 3 ईज को एक डब्बे में लिखें, एक साथ लिखें, और एक डब्बा इसका बना दे 3 ईज का। ये पहली चीज हो गई। 2 एल्स को एक साथ लिखें, ये भी इनका भी डब्बा बन गया, 2 एल्स का, यू भी हो गए। अब क्या बचा, अब बचा JWRY। 1 2 3 4 5 6। पहले तो आपने इसका 6 फैक्टोरियल कर लिया। इनके अंदर कोई चीज आइडेंटिकल नहीं है, तो देयर इज नो डिनोमिनेटर। 3 ईज के लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज के तीनों ईज हैं, और 2 एल्स के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों एल्स हैं। तो बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू 6 फैक्टोरियल, जिसका कैलकुलेटर से आंसर आता है 720। दैट इज हाउ द फर्स्ट पार्ट इज डन। टुगेदर इज द बॉक्स कॉन्सेप्ट। मैंने डब्बों में इनको बंद कर दिया। अब आए अगला पार्ट। Find the number of different arrangements that can be made from 9 letters of the word jewelry in which the 2 L's are not next to each other. अब यहां पे 2 L's not next to each other, ये मैं 2 मेथड से करना चाहूंगा। पहला मेथड एक करूंगा और यहां पे दूसरा मेथड करूंगा। So therefore this is method 1 and this is method 2. मेथड 2 जो है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होता है सेपरेटेड। तो सेपरेटेड से जब मैं करूंगा तो मैं लिखूंगा क्या है, मेरे पास 3 ईज हैं और JWRY है। तो 3 ईज हैं, वो मैंने फिर से लिखे E E E, और यहां मैंने लिखा JWRNY, और बीच के गैप्स मैंने भरे 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे पीछे 8 गैप्स। इन 8 गैप्स में 2 एल्स आ सकते हैं, मगर दोनों एल्स आइडेंटिकल है, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। What about these 7 alphabets? They can be arranged in 7 factorial ways, लेकिन they are to be divided by 3 factorial because of the 3 E's. This is the way of doing separated, not next to each other. लेकिन यहां पे method 2 भी applicable. Method 2 is only applicable for 2 objects. ठीक है,
2 letters या 2 digits, आगे digits का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, आगे कोई और ऑब्जेक्ट्स का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। दातस के पहले आप निकाल लें विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कितने अल्फाबेट्स हैं? अल्फाबेट्स 9 है, जिसमें से 3 ईज हैं, 2 एल्स हैं। तो आप लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल फॉर द ईज एंड 2 फैक्टोरियल फॉर द एल्स। ये है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और अगर मैं कहूं कि द 2 एल्स आर टुगेदर, अगर ये दोनों एल साथ साथ हैं तो क्या होंगे? आपने 2 एल्स को जैसे पिछले पार्ट में एक डब्बे में बंद किया, आपने दोनों को एक डब्बे में बंद किया। आपके पास बचे 3 ईज, आपके पास बचे जे, डब्ल्यू और वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल फॉर द ईज मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल फॉर द एल्स, मगर दोनों आइडेंटिकल है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। So therefore, the answer is without any restriction के number of ways minus 2 L's together will give us the required answer. तो ये वाला कर सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स के लिए applicable है। Method 1 is evergreen, it's applicable for everything. तीसरे क्वेश्चन पे आए। It says a company produces small boxes of sweets that contains 5 jellies and 3 chocolates. तो आपके पास जो है 5 जेलीज है, इसको जरा सा मैं छोटा कर लेता हूं। तो यहां पे है 5 जेलीज है और 3 चॉकलेट्स है। जमील chooses 3 sweets at random, वो 3 स्वीट्स निकालेगा from the box. Draw up a probability distribution table for the number of jellies that Jamil chooses. और आगे क्या पूछ रहा है? उसके बाद फिर आगे की और चीजें हैं, वो बाइनोमियल वगैरह की चीजें हैं। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो अब ये probability distribution table, ये वही रैंडम वेरिएबल है। X is the number of jellies chosen. सीधा सीधा परमिटेशन के कॉन्सेप्ट से कर लें। I think that is the easiest. यहां पे चॉकलेट लिखे, यहां पे जेलीज लिखे। कितनी जेलीज हैं? 5 है। कितने चॉकलेट्स हैं? 3 है। आपको क्या चाहिए? आपको 0 चाहिए, जेलीज के पर्सपेक्टिव से 1 चाहिए, आपको 2 चाहिए, आपको 3 चाहिए। 0 जेली का मतलब है 0 जेली होगा और आप 3 निकाल रहे, तो 0 3 हो गया। ये पूरा लिख ले, 0 1 2 3 3 2 1 0, और इसकी बेसिस के ऊपर ये होगा 5C0 इंटू 3C3, ये 1 आएगा। 5C1 इंटू 3C2, ये 5 इंटू 3 15 आएगा। 5C2 इंटू 3C1, ये 10 इंटू 3 30 आएगा। 5C3 इंटू 3C0, ये वाला 10 आएगा। ऑल टुगेदर ये हो जाएगा 40 55 56। ठीक है, ये वही आंसर आएगा कि अगर मैं 8 में से 3 निकालूंगा तो वो आंसर भी 56 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर है। हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है? Probability x is equals to 0 is 1 over 56. Probability x is equals to 115 over 56. Probability x is equals to 230 over 56. Probability x is equals to 3. That is 10 over 56. ये आपका टेबल भी बन गया और आपका काम पूरा हो गया। इसको प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज इजियर। अगले पार्ट पे आए। The company also produces large boxes of sweets. ठीक है, तो लार्ज बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स हैं। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है? फॉर एनी लार्ज बॉक्स द प्रोबेबिलिटी इट कंटेन्स मोर जेलीज देन चॉकलेट इज 0.64। ये आपका सक्सेस है, मोर जेलीज देन चॉकलेट। देखें, ये अगले पार्ट में भी लिखा हुआ है। 10 large boxes are chosen at random. Find the probability no more than 7, यानी ज्यादा से ज्यादा 7। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे at most 7। मैथ्स में क्या कहेंगे? x is less than or equal to 7। बस ये समझने की बात है।
बाइनोमियल का सवाल है, x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10,0.64, यह आपका सक्सेस है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 7 व्हिच इज टू मच टू कैलकुलेट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 10c8 वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद 10c9 वाली इसको निकालेंगे एंड देन 10c10 वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, यू गेट द आंसर। 64% सक्सेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी पावर 8, 9, 10 है। 36% फेलियर है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 210। इतने स्टेप करके मैंने छोड़ दिए। अगले पार्ट पर आए। इट सेज इन अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल आपका आ गया, परम्यूटेशन तो हो चुका, अब आया कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन देयर आर 8 पियानिस्ट, 4 गिटारिस्ट एंड 6 वायलिनिस्ट। तो ये पहले मैं यहां लिख देता हूं कि आपके पास जो क्राइटेरिया है वो है, आपके पास, इसको जरा साइड पे करते हैं, आपके पास है पियानिस्ट और गिटार वाले और वायलिन वाले, ये है 8, ये है 4, ये है 6। इसने कहा 7 आर टू बी चोजन, 7 ऑफ दीज म्यूजिशियन विल बी सेलेक्टेड। तो ये सेलेक्टेड से पता चलता है कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। How many different selections can be made if there must be at least 2 pianists? कम अज कम, ठीक है, at least 1 guitarist, यानी 2 हो सकता है, 2 से ऊपर, greater than or equal to 2, ये है greater than or equal to 1, and more violinist than guitarist। अब ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो वो वर्किंग कैसे होगी, वो वर्किंग होगी कि इसके बेसिक से स्टार्ट करें 2 से, ठीक है। 2 पियानिस्ट रख रहा हूं, एक ये रख रहा हूं, 2 और एक कितने हो गए, 3। तो ये वाला कितना हो गया, 4, इससे के टोटल 7 होने चाहिए। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन में इसको 2 रहने दिया, इसको 1 बढ़ाया, तो ये 2 हो गए, और ये 4 की जगह कितना आ गया, 3। ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए कि एटलीस्ट 2 का कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, या 1 की बजाय 2 हो गया, ये 4 से 3 हो गया, ये 2 ऑप्शंस हो गए। अच्छा, अब क्या ऑप्शन होने चाहिए, अब जो ऑप्शन होना चाहिए वो कुछ यूं होना चाहिए कि आपके पास जो है, अगर मैं इस 2 की जगह इसको 3 कर दूं तो अब क्या होगा, अगर इस 2 की जगह इसको 3 कर दिया और यहां से मैंने 1 ही चूज किया, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 3, 3, 1, 3, ये पॉसिबिलिटी भी हो गई, ठीक है। अच्छा, क्या मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं लिख के काट सकता हूं कि ये 3 हो, ये 2 हो, 5 और ये 2, ये नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वायलिनिस्ट हैज टू बी ग्रेटर देन गिटारिस्ट, इससे ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इससे मैंने इसको काट दिया। लिख के काटने में कोई हर्ज नहीं है, डर के मत कीजिएगा, लिख के कीजिएगा। अब यहां 3 की जगह अगर मैं लिखूं 4, ठीक है, और इस वाले को मैं 1 ही रखूं, तो 4 और 1 5 हो गए, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे 2 आ गया। तो आई थिंक दैट एग्जॉस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज। इसको यूं लिखेंगे, 8c2 into 4c1 into 6c4, this is 8c2 into 4c2 into 6c3, this is 8c3 into 4c1 into 6c3, and this is 8c4 into 4c1 into 6c2। ये चारों अलग अलग आंसर्स आप निकालेंगे और इसको टोटल कर लेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल था। ब्लैंक पेज बीच में दे देते, कोई रफ वर्क वगैरह की जरूरत हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इट सेज ऑन मंडे रानी कुक्स हर इवनिंग मील। अब ये खाने में क्या क्या खाती है, ये 3 किस्म की चीजें खाती है। एक है पिज्जा, ठीक है, एक है बर्गर और एक है करी, ठीक है। तो देयर इज अ पिज्जा, देयर इज अ बर्गर, देयर इज अ करी विद प्रोबेबिलिटी सच एंड सच। अब व्हेन शी कुक्स अ पिज्जा, वो उसके साथ कुछ फ्रूट खाती है, बर्गर के साथ भी फ्रूट खाती है, करी के साथ भी फ्रूट खाती है, हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि पहले पिज्जा, फिर उसके बाद बर्गर,
फिर उसके बाद करी, ये 3 पॉसिबिलिटी यूं हो गई. सो दैट इज पिज्जा एंड बर्गर एंड करी, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 35%, उसकी प्रोबेबिलिटी है 44%, और उसकी है 21%. और उसके आगे की जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्रूट और नो फ्रूट होगी. तो एक फ्रूट का कर लेते हैं और एक कर लेते हैं नो फ्रूट का. तो लेट मी चूज अनदर कलर. इसमें हम लोग पिंक निकाल लेते हैं. ठीक है, फ्रूट एंड नो फ्रूट. और इसी को जरा कॉपी कर लेते हैं, यहां पे भी चिपका देते हैं और यहां पर भी चिपका देते हैं. ठीक है, सो दिस इज फ्रूट and this is no fruit. This is fruit, no fruit, fruit and no fruit. फ्रूट की पिज्जा के साथ क्या है, 30% है. और उसके बाद बर्गर के साथ क्या है, 80% है. और उसके बाद करी के साथ है, शी नेवर हैज एनी फ्रूट. करी खा के वो आई थिंक वो ज्यादा ओवरवेलम हो जाती है. सो देयर इज नो फ्रूट. तो ये है 0 और ये है 1, इस तरीके से. ठीक है ना. अच्छा जी, 30% का 70% आया, 80% का 20% आया. ये आपका फुली लेबल ट्री डायग्राम बन गया. अब क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी रानी हैज सम फ्रूट. सो इट कुड बी पिज्जा विद फ्रूट, इट कुड बी बर्गर विद फ्रूट, इट कुड बी क्या कहते हैं, सी फॉर करी विद फ्रूट. तो ये तो 0 आ गया. ये वाला जो है ये 44% इंटू 80% आ गया. ये वाला जो है 35% इंटू 30% आ गया. तो बेसिकली जो पार्ट 2 की वर्किंग है, दैट इज द एडिशन ऑफ ऑल दीज 3. 35 इंटू 30%, एंड दिस इज 44 इंटू 80%. दिस इज 21 इंटू 0%. तो ये आपका आंसर आ गया. ये फ्रूट की पॉसिबिलिटी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी रानी डज नॉट हैव अ बर्गर. इसका क्या मतलब है, अगर वो बर्गर नहीं खाएगी तो क्या खाएगी, वो पिज्जा खा सकती है, वो करी खा सकती है. गिवन दैट शी डज नॉट हैव एनी फ्रूट. तो अब पहले मैं कंसेप्चुअली इसको लिख रहा हूं. तो कंसेप्चुअली जब मैं लिखूंगा तो इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा पिज्जा नो फ्रूट, बर्गर नो फ्रूट एंड करी नो फ्रूट. ये नीचे आएगा. डज नॉट हैव अ बर्गर, इसका मतलब है पिज्जा हो सकता है या करी हो सकता है. ये न्यूमरेटर में चला गया. तो अब आपका डिनोमिनेटर जो है वो है यहां से आपका आ गया 35, 70, 44, 20. सो दिस इज 35 and 70 and this is 44 and something. ये जरा मैं नीचे लिख दूं. 35, 70, 44 and something. ठीक है, और कर लेते. और यहाँ पे 21 और ये आई थिंक 1 है. तो 44 के साथ क्या जाएगा, 44 के साथ जाएगा 80, नहीं 35, 70, 44, 20, 21, 1. ठीक है. अच्छा जी, अब क्या चाहिए, अब ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा. दैट इज 35 into 0.7 and 21 into 1. दैट इज द न्यूमरेटर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट द आंसर. अगला क्वेश्चन किस चीज का है, द लेंथ ऑफ फीमेल स्नेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है. ये इसका मीन है, ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन. तो सबसे पहले क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे x follows a normal distribution 54,6.1 square. Find the probability randomly chosen female snake. So x stands for female snake. उसकी लेंथ है between 50 and 60. Probability x lies between 50 and 60. Probability z lies between 60 minus 54 divided by 6.1, and this is 50 minus 54 divided by 6.1. Probability z lies between two values. मैं जरा कैलकुलेटर ग्रैब कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको जरा टेबल की तरफ भी ले जाऊं. 60 minus 54 ये 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 6.1 किया, 9836. तो 984 लिख देता हूं, इसलिए कि जो आपकी z वैल्यू है, तो z वैल्यू अगर जब आप टेबल से ही निकालेंगे
तो ये वाली जो है ये 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 4 डेसिमल प्लेस आएगी। इसी तरीके से 50 माइनस 54 वो 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 6.1 किया, 0.6557, 0.656 इसको लिखूंगा, so this is 0.656 नेगेटिव। अब इसका रूल लगाएं, रूल नंबर 7 है हमारी नंबरिंग के लिहाज से, 0.656 प्लस 5 ऑफ 0.984 माइनस 1, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी लिखूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, -1 करूंगा, मैंने पहले सेटअप कर दिया। अब मैं यहां टेबल पे गया और मेरे पास है 656, सो लेट मी गो टू 656, यहां पे 6 पे गया 0.6, उसके बाद इसकी नाक की सीध में गया, ये 5 आया, और उसके बाद 6 आया, तो ये हो गया 19। ठीक है, अगेन कैलकुलेटर जैसे क्लास में सिखाया था वैसे ही करेंगे, 74 22 प्लस 19, दिस कम्स आउट टू बी 7441, तो यहां पर आ जाए 0.7441, ये इसका आंसर आया। फिर से टेबल पे गए, इस वाले को इरेज कर दे, वहां देखना मत भूलें, 984 के लिए मुझे जाना है, तो 984 के लिए ये 0.9 है और यहां कहीं 8 है। ठीक है, 0.98 की वैल्यू हो गई और 4 की वैल्यू 10 है, 8375, तो ये हो गया 0.8375। अब जाएं कैलकुलेटर में, ठीक है, तो 0.7441 प्लस 0.8375 दोनों को ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, दिस कम्स आउट टू बी 0.5861, फिर लिखिएगा 0.586, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये पूरी वर्किंग मैंने आपको करके बता दी। अच्छा जी, अगले पार्ट पे जाए, और ज्यादा स्नेक्स आ गए, अब क्या होगा, द लेंथ ऑफ मेल स्नेक्स हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, a scientist measures the length of a random sample of 200 male snakes, he finds that 32 have length less than 45 and 17 have length more than 56। अब आपको प्रोबेबिलिटी खुद से कैलकुलेट करनी है। एक प्रोबेबिलिटी पहले आप कैलकुलेट कर ले, 32 ओवर 200, ये कितनी आ रही है, 32 डिवाइडेड बाय 200, ये आ रही है 0.16, और दूसरी कैलकुलेट करे 17 जो है, 17 डिवाइडेड बाय 200, दैट कम्स आउट टू बी 0.085। ठीक है, 17 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 0.085। एक और काम भी कर ले, 16% को 100 से माइनस करे तो ये हो जाएगा 84%, और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 0.915। इन दोनों की वर्किंग हमें करनी है, ये पहले से मैंने अपना सेटअप बना लिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x follows a normal distribution mu comma sigma square, दोनों अननोन है, साइमल्टेनियस की वर्किंग है। लेस देन 45, अच्छा जी, पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 45 इज 32 over 200, that is 0.16, इसको फ्लिप करें, probability x greater than 45 is 84%, आपकी वर्किंग यहां से स्टार्ट होगी, ये असल इक्वेशन। बाय द सेम स्टैंडर्ड फिर क्या था, more than 56, probability x greater than 56 is 0.085, therefore probability x less than 56 is 0.95। ये आपकी दूसरी इक्वेशन जो है वो यहां से स्टार्ट, तो दोनों वर्किंग यहां से स्टार्ट होगी, इसको जरा गौर से देख लें। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहां से पहले से आप सोच लें, यहां पे ग्रेटर साइन है, 50% से ज्यादा, जी वैल्यू इज पॉजिटिव, यहां पे लेसर साइन है, 50% से ज्यादा, जी वैल्यू इज पॉजिटिव। पहला वाला जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ये भी आपने कर लिया। अब एक और काम भी कर लें, 84% की भी जी वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो अब आप पहले ये कर लें कि 84% की जी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 91.5% की जी वैल्यू कितनी आ रही है, टेबल पे जाएं, 84%, इसको हटा दें। अच्छा जी, 84% का मतलब है 0.8400, तो यहां पे मुझे मिल रहा है 8315, और इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, नहीं 84%, तो और चाहिए मुझे
8389 ये रहा 8389 और इसमें मुझे 11 ऐड करना है। 11 मौजूद नहीं है तो 10 ऐड कर लें, काम चल जाएगा। 83 89 83 99 किसके लिए आया? 0.9, यहां से 9 आया और यहां से 4 आया, 0.994। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, therefore this is 0.994। तो ये आ गया 0.994 और 91.5% जो है वो देख लेते हैं। इसको हटा दे, इसको हटा दे। 91.5 9150 9115 9131 9147 ये नजर आया। 9147 में 3 ऐड किया, 9150 किसके लिए आया? 1.37 और 2 आ गया 1.372। यहां पर आ जाए, दिस इज 1.372। सो फार सो गुड। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, ये जरा कोई पुरानी चीज आ गई। When you have so many images। अच्छा जी, यहां पर आ जाए। अब हम लोग वर्किंग ये लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 45 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 0.84। probability z is greater than some value is 0.84, that value is 0.994, but it has a negative sign। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। यहां पर आ जाए, probability x की जगह z आ गया, lesser than 56 minus mu divided by sigma is 0.915। probability z lesser than a value is 0.915, ये वैल्यू पॉजिटिव है और 1.372। अब आप दोनों को बराबर करें, 45 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज नेगेटिव 0.994। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 56 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 1.372। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों में से सिग्मा को सब्जेक्ट बनाए, नेगेटिव 0.994 डिवाइडेड बाय 45 माइनस म्यू। यहां से सिग्मा को सब्जेक्ट बनाए, 1.372 डिवाइडेड बाय 56 माइनस म्यू। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने दोनों को 1 ओवर म्यू लिख दिया। सो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। देयरफॉर ये वाला जो है ये हो गया 45 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0.994। यहां पे सिग्मा है 1, फिर से ऊपर नीचे कर रहा हूं, 56 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1.372। अब जो है वो ये वाली चीज को इस वाली चीज के बराबर कर दे, ये वाली चीज इस वाले के बराबर है, तो यहां पे पहले आपको मिलेगा म्यू की वैल्यू और फिर आपको मिलेगी सिग्मा की। ठीक है, तो ये बड़ी डिटेल कैलकुलेशन होती है जो कि करना जरूरी है। अब आ जाए इस पे, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड पर डे इन अ सिनेमा ओवर अ पीरियड ऑफ 100 days आर समराइज्ड। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे नहीं, हिस्टोग्राम की वर्किंग करेंगे। पहली चीज, ये बड़ा खास पार्ट है, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये नई चीज आपको महसूस होगी। एंड कैलकुलेट एस्टिमेट्स, इसकी वर्किंग लिखते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग देखेंगे क्या ये बाउंड्री है या क्लास इंटरवल। अक्सर लोगों को ये सवाल होता है, बाउंड्री किसको कहते हैं, क्लास इंटरवल किसको कहते हैं। देखिए, बाउंड्री जो है वो कहते हैं ऐसी चीज को कि जो एक वैल्यू पे खत्म होती है और दूसरी वैल्यू से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी जिस वैल्यू पे खत्म हो उसी से स्टार्ट हो, और अगर ये ना हुआ तो इंटरवल है। 10 पे खत्म हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है, 16 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है, 31 पे स्टार्ट हो रहा है। तो पहली चीज आपको अपने लिए लिखनी चाहिए कि ये क्लास इंटरवल्स हैं। आपने कन्वर्ट करना है इसको क्लास बाउंड्री में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 यूनिट का गैप है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 0.5। ये हो गया 0.5 से 10.5, ये हो गया 10.5 से 15.5, ये हो गया 15.5 से 30.5, ये हो गया 30.5 से 50.5, ये हो गया 50.5 से 60.5। ये कहानी हो गई। उसके ऊपर ही आप इसका विड्थ भी लिख देते हैं, मैं भी विड्थ लिख देता हूं। ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 10। ठीक है, अब जो आप वर्किंग करेंगे वो बेसिकली ये करेंगे कि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करना है, विच इज क्लास फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ठीक है, तो पहले वाले में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी? 18 डिवाइडेड बाय 10, ये होगा 24 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 30 डिवाइड बाय 15, ये हो गया 20 डिवाइड बाय 20, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 10। अब आप वर्टिकल एक्सिस पे क्या डालोगे?
अब आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे तो क्लास बाउंड्रीज जाएंगी, और जो आपका वर्टिकल एक्सेस है इसके ऊपर जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये है आपकी बाउंड्रीज, और उसके बाद फिर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। आई मीन दैट इज बेसिक कॉमन सेंस, तो इंशाल्लाह ताला वो वर्किंग हो जाएगी। अब इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा मुझे इसकी मिड वैल्यू चाहिए। तो लेट मी ग्रैब दिस टेबल, और ये अगले उसके लिए मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे आई टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं आई जस्ट कॉपी इट। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको पहले यहां लेकर आ जाए, इधर भी जरूरत होगी, इधर भी है। ये क्यों नहीं आ रहा है, तो लेट मी, मेरे ख्याल से वही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और यहां से थोड़ा सा इसको यूं ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज परफेक्ट। कर लिया यहां से, थोड़ा सा बड़ा कर देते, यहां भी लगा लेते, यहां भी लगा लेते। चलो, अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। कितने डेटा की बात हो रही है, 100 डेज। यहां पर हम लोग लोकेट कर सकते हैं कौन सा इंटरवल है जिसमें लोअर क्वार्टाइल लाई करेगा, जिसमें अपर क्वार्टाइल लाई करेगा। ठीक है, ये हमें करना है। देखें, वर्किंग कुछ यूं है, ये 18 है, 18 में 24 ऐड किया तो ये हो गए 42। यहां तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 है, यहां तक 42 है, यहां तक जो है 42 प्लस 30 72 है। इसका मतलब ये है कि जो लोअर क्वार्टाइल है वो 25% ऑफ 100 दैट इज 25, 75% ऑफ 100 दैट इज 75। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लोअर क्वार्टाइल है वो यहां कहीं होगी, इस रेंज में होगी। सो लोअर क्वार्टाइल लाइज ओवर हियर, 72 यहां तक हुआ, इसका मतलब है यहां तक 92 है, तो देयरफॉर अपर क्वार्टाइल लाइज ओवर हियर। बात समझ में आई? यहां पे जो लोअर क्वार्टाइल है वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, लोअर क्वार्टाइल लाइज इन द रेंज, इसलिए कि 25वीं वैल्यू 18 के बाद 42 के दरमियान कहीं होगी ना, वो है 11 से 15, और अपर क्वार्टाइल लाई करेगी कहां पर, 31 से 50। अब जैसे ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है तो वो आ गया। अगर वो मुझसे पूछता ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि इसने पूछी है, तो take the biggest value, take the smallest value, that is 50 minus 11 which is 39, this is the greatest possible value. अगर वो मुझसे पूछता कि least possible value, ठीक है, अगर वो मुझसे पूछता least IQR, तो अब मैं ये सबसे बड़ी लेता, ये सबसे छोटी लेता, तो वो होता 31 minus 15 which comes out to be 16। तो मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बताया। अब क्या करना है, कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मिड वैल्यू से वर्किंग करेंगे। 1 और 10, 11 डिवाइड बाई 2 5.5, जो भी है एक्स मिड वैल्यू उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद वो कॉलम बनाएंगे, एक्स बनाएंगे, एफ बनाएंगे, एक्स स्क्वायर बनाएंगे, एफ एक्स बनाएंगे, एफ एक्स स्क्वायर बनाएंगे। सारे एफ को ऐड किया दैट इज सिग्मा एफ, सारे एफ एक्स को ऐड किया दैट इज सिग्मा एफ एक्स, सारे एफ एक्स स्क्वायर को ऐड किया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, एक्स बार दैट इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, एंड वेरिएंस दैट इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये करने के बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आखिर में आंसर आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ दिस आंसर, एंड नेचुरली टेक केयर ऑफ द एक्यूरेसी। तो यहां पर जो पहला पेपर था जून 2020, जून तो नाम का है, असल होता है मई का, मई जून 2020, और इसका वेरिएंट 1 वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहां पे मैं अपनी पहली रिकॉर्डिंग रोकता हूं।